दोस्तों नमस्कार। 378 दिनों तक जिस दरी पर हम इस वक्त चल रहे हैं, उस दरी पर 378 दिनों तक किसानों का रेला यहां बैठा रहता था। लगातार भाषणों का दौर चलता जाता था। इन 378 दिनों के आंदोलन ने शायद भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम विकासशील देशों को एक संदेश दिया है, और शायद यह संदेश विकसित देशों का भी है। किसान आंदोलन खत्म हो गया, किसान आंदोलन समाप्त हो गया, किसान आंदोलन ने खुद को स्थगित कर दिया। उसे सरकार पर अब भरोसा जाग चुका है कि हां, 3 कानूनों को लेकर उसने जो मुहिम छोड़ी, वो मुहिम अंजाम तक पहुंच गई। लेकिन इस आंदोलन का मतलब सिर्फ किसानों की मौजूदगी इस जगह पर नहीं होना था। इस मंच से लगातार संबोधन बीते 1 बरस में कई मौकों पर हुआ है। लेकिन सवाल इस वक्त यह भी नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, हिंदुस्तान की सबसे मजबूत सत्ता को और किसी ने नहीं डिगाया, बल्कि इन झोपड़ियों में रहने वाले किसान। यहां पर भोजन लंगर के जरिए पहुंचता था, लंगर के जरिए बनता था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 पीढ़ियां, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो हरियाणा की हो, और उत्तर प्रदेश से आए किसानों की 2 पीढ़ियां लगातार इस आंदोलन में अपनी शिरकत देती रही। ऐसा नहीं था कि नारे लग रहे थे, ऐसा नहीं था कि शोर था, ऐसा भी नहीं था कि यह हंगामा संसद के भीतर गूंज को पैदा कर देता। दरअसल यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सिर्फ इस बात की सहमति थी कि सरकार ने जो किया है वह गलत किया है। सरकार जिस दिशा में भारत की अर्थव्यवस्था को देखती है वह गलत देखती है। भारत में कृषि के सुधार के नाम पर जो भी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म को लेकर इस देश के नीति आयोग ने जो रिपोर्ट तैयार की, नौकरशाहों ने जो उस पर कागज काले किए, और सरकार ने पार्लियामेंट के भीतर जो ठप्पा लगा दिया, किसान अपनी बेबसी और अपनी मासूमियत के साथ लगातार 378 दिनों तक आंदोलन करता रहा। दुनिया भर के भीतर में यह संदेश पहली बार गया कि भारत का किसान एकजुट है। पहली बार यह संदेश गया कि भारत का किसान एकजुट होकर अपने संघर्ष को अपनी जीवटता के साथ और अपने ही स्वावलंबन के साथ 1 बरस तक कर सकता है। इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों का भी समर्थन शुरू में नहीं था। वो पार्लियामेंट के भीतर जब 3 कानून किसी तरीके से पास हो रहे थे, नहीं होने देने, इन परिस्थितियों में पॉलिटिकल पार्टी की जद्दोजहद जरूर बरकरार रही। लेकिन अपने तरह से किसानों का ये आंदोलन न सिर्फ सरकार को घुटनों पर ला देगा, बल्कि जिस आर्थिक सुधार के मद्देनजर कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार का जिक्र किया गया, उसमें भी परिवर्तन लाने की दिशा में सरकार को सोचना होगा। खास तौर से तब जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के ऊपर लगातार गैट के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जरिए और दुनिया के विकसित देशों के जरिए यह दबाव है कि भारत कृषि के क्षेत्र में किसी भी तरीके का ऐसा रिफॉर्म करे जिससे इस देश का किसान धीरे धीरे मजदूर में तब्दील हो जाए। किसानों की जमीन का उपयोग जो कॉरपोरेट है वो अपने तरीके से करे। सवाल सबसे बड़ा यही शुरू होता है कि आज हम उस खाली मंच के सामने जरूर खड़े हैं, यहां पर खाली दरियां जरूर हैं, लेकिन पहला सवाल इस देश के भीतर में पॉलिटिकल आता है। माना यही गया कि राजनीतिक तौर पर किसानों का यह आंदोलन बीजेपी को हार दिखाएगा। माना यही गया कि किसानों का यह आंदोलन विपक्ष को एकजुट कर रहा है। माना यही गया कि इस देश के भीतर में जो आर्थिक संकट लगातार गहरा रहा है, उसकी अगुवाई करने के लिए कहीं इस देश में किसान ना निकल पड़े। किसानों ने खामोशी बरती, किसानों ने एकजुटता दिखाई, किसानों ने अपनी सामूहिकता का बोध कराया। किसान एक लगातार में 378 दिनों तक अपनी मौजूदगी का एहसास देश दुनिया को कराते चले गए। तो क्या यही आंदोलन की सफलता है, या फिर इस दौर में इस देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई? इस देश के भीतर में पार्लियामेंट में जो सवाल देश की अर्थव्यवस्था को लेकर और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को लेकर लगातार उठते थे, वह भी धराशायी होने की परिस्थितियों में आ गए। क्या यह पहली बार था कि भारत के भीतर में राजनीतिक सत्ता इतनी कमजोर हो चली थी कि उसे समझ में आ गया कि अगर आंदोलन किसानों ने वापस नहीं लिया तो आने वाले वक्त में समूची राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा ही बदलनी पड़ जाएगी। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय राजनीति पूंजी के आश्रय चलती है। भारतीय राजनीति में कोई सामान्य तरीके से दखल दे नहीं सकता है,
और इसकी कोई बड़ी मिसाल लेने की जरूरत नहीं है, राकेश टिकैत यहीं पर बैठे थे। राकेश टिकैत इससे पहले राजनीति में भी आए, उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन चुनाव लड़ते वक्त उनको सिर्फ 10,000 वोट मिले, उनकी जमानत जब्त हो गई। वो आरएलडी के टिकट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने परखा और समझा इस देश का किसान अगर आंदोलन के जरिए एकजुट हो जाए तो राजनीति भी घुटने टेक सकती है। इसलिए जितनी भी खाप पंचायतें हो, पंचायत हो, महापंचायतें हो, जितनी वोट राकेश टिकैत को नहीं मिले थे, उससे कई गुना ज्यादा लोगों की तादाद उनको सुनने आने लगी। और यहीं से एक बड़ी बात निकलती है, क्या भारत आंदोलन का देश है, या भारत आंदोलन का देश हो चला है, या फिर भारत की राजनीति आंदोलन से पल्ला झाड़ती है, या फिर राजनीतिक तौर पर जो तौर तरीके चुनाव जीतने के होते हैं वह चुनाव के तौर तरीके लोगों से सरोकार नहीं बनाते हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से खुद को जोड़ते नहीं हैं। दरअसल किसान आंदोलन ने भारत को कई पाठ एक साथ पढ़ाए हैं। सबसे बड़ा पाठ तो यह है कि भारत की राजनीति अपने तौर पर आंदोलन अगर सामूहिकता के साथ, एकजुटता के साथ और एक समुदाय विशेष के साथ खड़ा हो जाए, जिसमें लोग जातियों में नहीं बटे, जिसमें लोग धर्म में नहीं बटे, तो फिर भारत की राजनीति को और सत्ता को बदलना होगा। दूसरी परिस्थिति इस आंदोलन ने सिखाई बहुत साफ तौर पर कि वह किसी भी हालत में भारत में जो पूंजीवादी ताकतें हैं वो कॉरपोरेट की शक्ल में अगर सत्ता के साथ आकर खड़ी हो गई है तो उसको डिगाने के लिए हिंदुस्तान के उस समुदाय को एक साथ होना होगा जो भारत की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को जीता भी है और लोकतंत्र के नाम पर इस देश में वोट भी डालता है। यानी वोट की राजनीति को भी प्रभावित करने की स्थिति में भारत का किसान और उसका तबका कितना बड़ा है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। तीसरी जो परिस्थिति इस आंदोलन से निकल कर आई वो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने की थी। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब बहुत साफ था कि भारत में खेती राज्यों के हिस्से में आती है, लेकिन मोदी सत्ता ने उसे अपने हाथ में ले लिया और कहा कि हम पार्लियामेंट से रिफॉर्म करेंगे, और जो रिफॉर्म नहीं हो रहा है इसीलिए कृषि का योगदान भारत की जीडीपी में लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। ध्यान दीजिए, जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान सिर्फ 14% है, लेकिन भारत की 62% जनता एग्रीकल्चर पर निर्भर है। और ये आंकड़े कोई इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए और साल में 6,000 रुपए डालते हैं तो वो आंकड़े बतलाते हैं कि 14 करोड़ किसान, अब कल्पना कीजिए कि 14 करोड़ किसान परिवार, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि भारत का बहुसंख्यक तबका किसानी करता है, खेती करता है, और खेती और किसानी को आप अपनी अर्थव्यवस्था से अलग थलग नहीं कर सकते हैं। और इस फेडरल स्ट्रक्चर के भीतर में इस देश की 6 विधानसभाओं में केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून को अगर खारिज किया गया, वो चाहे विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन इसका एक सच यह है कि इससे पहले भारत के भीतर में वो कौन से कानून थे जो पार्लियामेंट में बने और विधानसभा में खारिज हो गए? सिर्फ 3 कानून आपके जहन में आएंगे। तो क्या किसानों के आंदोलन ने पहली बार राजनीति को भी ये पाठ पढ़ा दिया कि आपके सरोकार इस देश के लोगों के साथ होने चाहिए? क्या पहली बार इस देश की अर्थव्यवस्था में ग्राउंड जीरो पर एग्रीकल्चर को लेकर आइए, खेती को लेकर आइए, क्या यह भी पाठ पढ़ा दिया गया? हो सकता है। यह सारी परिस्थितियां साथ है क्योंकि सरकार ने जिन मांगों को मांगा है उन मानते हुए मांगों के परिप्रेक्ष्य में जरा समझने की कोशिश कीजिए। बिजली को लेकर सरकार ने सहमति जता दी, जो किसान कह रहे थे, और कहा गया पार्लियामेंट में इस बिल को नहीं रखेंगे। पराली को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सवाल प्रदूषण के उठते रहे और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रूलिंग दी। उसके बाद कहा गया ठीक है, हम पराली के तहत कोई मुकदमा आप पे दर्ज नहीं करेंगे और जो भी आप पे लगाया गया है मुआवजे के तौर पर ये आपको देना होगा, वो हम नहीं लेंगे आपसे। दूसरी परिस्थिति। तीसरी परिस्थिति, इस देश के 7 राज्यों में जो किसानों पर केस अलग अलग तरीके से दायर किए गए, और 7 राज्यों के अलावे रेलवे और केंद्र शासित राज्यों ने भी अपने तौर पर, जो होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, उन केसेस की भी वापसी के लिए पहली बार एक सामूहिकता का बोध नजर आया। यानी किसानों के आंदोलन को लेकर इस देश में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जो सत्ता संभाले हुए हैं
उनके भीतर भी सहमति बन गई, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जगहों पर सहमति बन गई। इससे पहले कभी सहमति क्यों नहीं बनती थी? उससे भी बड़ा सवाल पहली बार निकल कर आया, क्या हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर की इकोनॉमी, जीडीपी में जो सरकार 14 से 15% दिखलाती है, उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर की जो उपज है वह ग्रोसरी के रूप में भारत के सबसे बड़े बाजार को क्यों घेर लेती है, और उसके मुनाफे को कमाने के लिए कॉरपोरेट आपस में क्यों प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी किसान अपने तौर पर अगर खड़ा हो जाए हिंदुस्तान के भीतर में, तो जो भारत की राजनीति थी, जातियों के जरिए बांटती थी, धर्म के आसरे सियासत साधती थी, उसने एक झटके में चीजों को अलग कर दिया। किसान आंदोलन की जीत सिर्फ इसलिए नहीं है कि 3 कानून पार्लियामेंट से पास हुए और उस 3 कानूनों को 1 बरस के बाद वापस लेते हुए प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है, सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री लोकसभा में 303 सांसदों के साथ खड़ा है, वो जानते हैं कि राज्यसभा में भी वैसे राजनीतिक दल, चाहे वो बीजू जनता दल हो अपने तौर पर, चाहे उनका उपयोग अपने तौर पर आंध्र प्रदेश की सत्ता जो वाईएसआर कांग्रेस है उसके जरिए करवाते हो, या फिर तेलंगाना के जरिए कराते हो, यानी चेक एंड बैलेंस की स्थिति सरकार ने अपनी सत्ता के साथ खड़ी रखी थी। लेकिन ध्यान दीजिए, किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी सांसद ने, जो बीजेपी का नहीं था, वह इस किसान आंदोलन के विरोध में एक शब्द नहीं बोल पाया। क्यों नहीं बोल पाया? इसका मतलब है कि भारत के लोकतंत्र के साथ साथ हिंदुस्तान का वो तबका चलता है जिसको लोकतंत्र जीने के लिए वोटर के तौर पर दिखलाया जरूर जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था से उसे हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के भीतर में रजिस्टर्ड किसानों की संख्या 2 करोड़ 60 लाख है। पंजाब के भीतर में रजिस्टर्ड किसानों की तादाद तकरीबन 23 लाख है। 23 लाख परिवार का मतलब होता है तकरीबन 80 लाख लोग सीधे सीधे पंजाब में खेती से जुड़े हुए हैं। जो वहां के वोटरों की तादाद है पंजाब के भीतर में, वो लगभग 2.5 करोड़ के लगभग में निकल कर आती है। लेकिन सवाल है, अगर किसान एक तबके के तौर पर वोट बैंक में तब्दील हो जाए, किसान एक तबके के तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए निकल जाए, किसान एक तबके के तौर पर भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो सोच सरकार ने पाल रखी है वहां पर मजदूर बनने से इनकार कर दे, और इतनी बड़ी जमीन का मालिक किसान अगर कॉरपोरेट के इशारे पर खेती ना करे, अगर वह एफसीआई गोडाउन को दोबारा जिंदा रखने की बात करे, अगर वो मंडियों को जिंदा रखने की बात करे, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि सरकार की नीतियां इससे पहले इसके खिलाफ जा रही थी। ये पहली बार किसानों ने, चाहे 3 कानून का जिक्र और एमएसपी को कानून बनाने का जिक्र हो, लेकिन ध्यान दीजिए इस दौर में 6 बातें सबसे महत्वपूर्ण चाहे अनचाहे हो गई, और सरकार की वह पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा जो भारत ने 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के बाद जो इस देश में लकीर खींची गई, जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी भी चले, जिस पर मनमोहन सिंह भी चले, और उससे कई कदम आगे निकलकर नरेंद्र मोदी भी चल रहे थे। ध्यान दीजिए, उस इकोनॉमिक रिफॉर्म की उम्र पूरी हो गई है। क्या यह संदेश किसान आंदोलनों का है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि बाजार की अहमियत उस आर्थिक रिफॉर्म से जुड़ी थी जिसको नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे थे। मार्केट इकोनॉमी उस इकोनॉमिक रिफॉर्म की उपज थी जिसे पीवी नरसिम्हा राव लेकर आए थे, और नरेंद्र मोदी काल तक उसे आगे बढ़ाया जा रहा था। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जमीन इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ली गई। इस देश के भीतर में कहा गया बार बार, हम आपसे जमीन लेंगे और आपको 4 गुना मुआवजा दे देंगे। लेकिन देश के भीतर में अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई, महंगाई चरम पर, खेती कॉस्ट बढ़ गई, चाहे वो बीज की बात करें, चाहे वह खाद की बात करें, चाहे वह ट्रैक्टर चलाने में डीजल की बात करें, या जो जमीन के नीचे से पानी निकाला जाता है उसके लिए जो डीजल उपयोग होता है उसका भी जिक्र कर लीजिए, या फिर मंडी तक जो सामान लाया जाता है उसका भी जिक्र कर लीजिए। आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को समझेंगे तो बीते 20 साल में, यानी 21वीं सदी में एग्रीकल्चर में जो बढ़ोतरी हुई है उपज में, वह तकरीबन 47% है, 47% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन 20 साल में इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, वो दरअसल किसानों की कमर को तोड़ चुकी है। किसान ही नहीं बल्कि पूरी मिडिल क्लास की कमर तोड़ चुकी है। लेकिन सरकारों ने पट्टी बांध रखी थी क्योंकि उन्होंने डिवाइड किया हुआ है पूरे समाज को,
तुम मजदूर हो, तुम किसान हो, तुम मिडिल क्लास हो, तुम टैक्स पेयर हो, तुम टैक्स नहीं देते हो, तुम जीएसटी के दायरे में आओगे, तुम नहीं आओगे। इस पूरी प्रक्रिया को पहली बार, और शायद ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसलिए हम बार बार जिक्र आपसे कर रहे हैं, इस किसान आंदोलन का महत्व क्या है। और 378 दिनों के बाद जब ये आंदोलन वापसी हुई है इसकी, तो इसकी महत्ता इतनी है कि इसने दरअसल उस पूरी मार्केट इकोनॉमी और उस अर्थव्यवस्था को नया पाठ पढ़ाया है कि आप अपने अनुसार कोई कानून नहीं बना सकते हैं और अपने अनुसार इस देश के लोगों को हाँक नहीं सकते हैं, ये कहते हुए कि हमारा कानून है, पार्लियामेंट ने ठप्पा लगा दिया, वहां पर बहुसंख्यक जनता हमारे साथ खड़ी है, उन्हें नहीं तो हमको चुना है। इससे पहले कई मौकों पर यह बात लगातार सुनने में आती थी कि हमको जनता ने चुना है, 5 साल बाद आप हमको हटा दीजिएगा और इस दौर में हम अपने हिसाब से सारे काम कर सकते हैं। इन सारी पाठ को समझते हुए जरा एक बार फिर इस मंच को देखिए। इस मंच पे ना जाने कितनी बार तकरीरें हुई, कितने लोगों ने भाषण दिया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी यहां पर आए। जब आप इससे निकलते हैं तो कल्पना कीजिए, यहां पर कोई बहुत शानदार कुर्सियां नहीं सजी हैं, यहां पर हरे रंग की चादर है। दूसरी तरफ झांकिएगा तो आपको झोपड़ियां नजर आएंगी। इसमें चंद दिनों तक, चंद दिनों का मतलब उम्र बड़ी होती है, लेकिन 1 बरस तक लोगों ने इसी में अपनी जिंदगी गुजार दी, घर परिवार छोड़कर रहा। इसके पीछे के हिस्से में जाइएगा तो वहां पर लंगर बन रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि गांव से बोरे में भरकर आया हुआ आलू, गांव से भरकर आई हुई दाल, चावल, आटा, यह आंदोलन को ताकत दे रहा था। या फिर इस देश के भीतर में पहली बार किसान ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियों का किसान समझ चुका था कि अगर अब पीछे हटे तो आने वाली पीढ़ियों को 2 जून की रोटी भी मुहैया कराना मुश्किल होगा। यह इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि इस देश ने इस दौर में देखा प्रवासी मजदूर महानगरों में मरने को तैयार नहीं था, शहरों में मरने को तैयार नहीं था। नंगे पांव सही, उसको कोई वाहन नहीं मिला, घरों को लौट रहा था। वहां पर पनाह दी किसानों ने, खेती ने, ग्रामीण जीवन ने। यह सच है भारत का, और भारत के इस सच को अगर सत्ता जुठलाती है तो जुठला ले, चाहे वो पार्लियामेंट के भीतर जुठला ले, चाहे राष्ट्रपति से कानून पर हस्ताक्षर करके जुठला ले, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए कानूनों पर मुहर लगाकर और कोई एक कमेटी बनाकर जुठला ले। लेकिन सच यही है कि देश नागरिकों से बनता है, सत्ता से नहीं बनता है। और किसानों की शायद ये सबसे बड़ी जीत है, और इतिहास में हर कोई कहेगा अपने आने वाली पीढ़ी को, हाँ हमने उस आंदोलन को देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।